आपने देखा लास्ट भाग में हमने पिछले भाग में देखा कि हरिहर काका को किस प्रकार से प्रताड़ित किया हुआ था और उनके मुंह में कपड़ा ठूस करके और उनको किस तरह से बंद कर दिया गया था। ये ठाकुरबाड़ी के अंदर की स्थिति थी। आगे चलते हैं। अब मैं हूं मनन भारद्वाज, लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरिहर काका का संचन भाग 5 आज हम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप पुराने जो भाग हैं उन्हें भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और आप इससे आपको एक विश्लेषीकरण करने की क्षमता प्राप्त होगी। और मैं कुछ भी ज़रा सा भी आपका अगर मैंने आपके ज्ञान में संवर्धन किया है तो मेरे इस वीडियो बनाने में सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। काका को बहुत प्रताड़ित किया गया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ना कि वो कुछ बोल ना पाए, इसलिए। तो हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ये महंत वास्तविकता में वैसे महंत पुजारी नहीं है। शुरू किया, वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। मतलब इस तरह से उनको बंद करके वो भागे। वो स्थिति बता रहे हैं कि उन्होंने, और बताया है कि लाइन बता रहे हैं, वो बड़ी संवेदनशीलता है हम लोगों में होनी चाहिए, संवेदनशील बातें हैं ये, और हमारे इमोशंस को जगाने के लिए है। देखिए बच्चों, एक बात छोटी सी बता देता हूँ कि आप हरिहर काका चैप्टर से जो भी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, संचयन से जितने भी आएंगे, लेकिन ये जो पार्ट की जो संवेदनशीलता है, इस पार्ट से जो आप सीखेंगे, जो इमोशंस आपके अंदर संचारित होंगे, जनरेट होंगे, वो पूरी जिंदगी भर रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा और ये आपके जीवन के लिए ही है। तो हत्यारे और कसाई हैं, उन्होंने बताना शुरू किया कि ये साधु नहीं, डाकू नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर खुद गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सादे और लिखे कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। ऐसा हरिहर काका बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे अंगूठे के निशान काफ़ी सफ़ेद और सादे कागजों पर ले लिए। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस आ गई थी तो अपनी जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड कराई। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। अब हरिहर काका को समझ में आ गया था कि मतलब ये इस प्रकार के साधु नहीं जिस तरह का हम सोच रहे हैं। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। ठीक है, उन्होंने इतना इतना मतलब कड़वा उनके बारे में बोला, क्योंकि जो उनके साथ एक गलत अनुभव उनके वो प्राप्त हुआ तो वही उन्होंने बोला। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। ठीक है, वर्तमान ऐसे तात्कालिक परिस्थिति ऐसी बनी कि वो भाइयों के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया। ठीक है, और किस तरह से रखा? किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर, संभाल कर। संजोकर का मतलब होता है संभाल कर रखना, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, सूरमा मतलब योद्धा, जितने वीर थे, होते ना कुछ रिश्तेदारों में लड़ने वड़ने वाले होते हैं एकदम, भाई हाँ भाई सबको बुला लेना ऐसे करके, तो सबको बुला लिया गया, हथियार जुटा लिए गए, 2400 घंटे पहरे दिए जाने लगे। ठीक है, पहरा का मतलब समझते होंगे, एकदम सिक्योरिटी की तरह से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे जाने लगा। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव से निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस का बताया था, मतलब हथियारों सहित उनके साथ लोग, लागे नहीं है, लोग है। ठीक है, उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। मतलब जब वो रात में सोते थे हरिहर काका, तो उनके आसपास लोग सोते थे। ये क्यों हो रहा है? ये भाई लोग क्यों कर रहे हैं? आपको पता ही चल रहा है ना, क्योंकि वो जो संपत्ति का जो लालच है वो भाइयों में भी है। अब हरिहर काका को तो लगता है कि मेरी सुरक्षा हो रही है, लेकिन आगे देखते हैं। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली कि भाई अब तुम्हें इस समय तुम्हें रहना है, इस समय तुम्हें रहना है। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। मतलब देखिए ठाकुरबाड़ी की स्थिति भी देखिए, कहाँ तो एकदम ऐसी ठाकुरबाड़ी की, मतलब भगवान के भजन के लिए, कीर्तन के लिए वो स्थान मंदिर है, और वहां पे अब डाकू और इस प्रकार के लोग आने लगे, जिससे डर लगने लगा। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी ही जाना बंद कर दिया। कौन जाएगा? समझ सकते हैं आप, जब ऐसे किसी मंदिर और आश्रम का स्थान बदल जाए। और वर्तमान में भारत में ऐसा ही तो हो रहा है ना, साधु सन्यासियों की तरफ से लोगों के अंदर घृणा और नफरत क्यों आती जा रही है? क्योंकि वर्तमान तत्कालीन समाज में कुछ तथाकथित कुछ सो कॉल्ड साधुओं ने पूरे इस संत समाज को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा और उनसे दूर रहना होगा। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। हमने पहले ही भागों में पढ़ ली इस बात को पढ़ लिया हमने। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया, रिएक्शंस व्यक्त किए जाने लगे थे। बहुत लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रहे थे।
और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अब हरिहर काका वह हरिहर काका नहीं है जो बहुत सामान्य तरीके से एकदम सबके बारे में बहुत अच्छा सोचे। वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं। मतलब हरिहर काका को अब ये समझ में भी आ रहा था कि जो भाई जो इतना लाड लगा रहे हैं ना, अपना प्यार जो दिखा रहे हैं, ये वास्तविकता में उनका संबंध नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद है, जो उनकी संपत्ति है 15 बीघा जमीन। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है, ऐसा उनका मानना था। भैया जायदाद नहीं है तो कौन पूछता। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था, अब दिखने लगा था, क्योंकि अब यही होता है बेटा बच्चों, ये होता है अनुभव। किताबें हमें वो ज्ञान प्रदान नहीं कर पाती जितना हमें अनुभव, एक्सपीरियंस हमें अच्छा अनुभव कर पाता है। ठीक है, हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत जी की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई वह जान गए। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, ये उनको समझ में आ गया था। महंत की वास्तविकता वो यही है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है धर्म क्या है। अपने हिसाब से अपनी दुकान चलाने के लिए लोग अपने धर्म को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा स्टेटमेंट, आजकल राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार की देते हैं, और बहुत से लोग, और ऐसा होता भी है, बहुत सारी जगह नहीं भी होता है। निजी स्वार्थ माने अपना स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया। महंत के बारे में वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि साधु के बाने, बाने का अर्थ होता है वेश। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। कुकर्मी माने गलत कर्म करने वाले। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। छल बल किसी भी, मतलब कि आप चाहे चीटिंग करें, चाहे फोर्स करें, किसी भी तरह से आपको ये हमारे पास धन अर्जित होना चाहिए। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी का इन्होंने माध्यम बनाया हुआ है। ठाकुरबाड़ी के माध्यम से जो पैसा आता है, खाना पीना आता है, उसे क्या फ्री में खाओ, आराम से रहो मस्त तरीके से, ये इनका माध्यम बना हुआ है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। देखिए विश्वास नहीं लिखा हुआ है, अविश्वास मतलब कोई शक ही ना करे, कोई विश्व ऐसा सोचे ही नहीं कि यहाँ पे तो ऐसे कोई गलत काम होता है, ऐसे गलत लोग रहते होंगे, कि ऐसा नहीं होगा ना। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वो अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, आने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, ये भी उन्होंने सोच लिया, अन्यथा फिर वे दूध की मक्खी हो जाएंगे। अच्छा ये बात है कि हरिहर काका भी इतने समझदार हो गए हैं, अब उनको ये समझ में आ गया कि अगर इन्होंने अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति अपने भाइयों के भी नाम कर दी, तो भाई क्या करेंगे, दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल करके फेंक देंगे। कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था, जो हरिहर काका की सोच से परे था। ये बड़ा खतरनाक था। ठाकुरबाड़ी जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई, रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत का मतलब होता है तरीके से, पूरी तरह अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति को अपने भतीजों के नाम लिख दे। भतीजा तो समझते ही है, नेफ्यू। वे जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। गिद्ध दृष्टि माने गलत दृष्टि, कुदृष्टि। गिद्ध की जो दृष्टि होती है ना, वो किसी अपने शिकार को बड़ा ध्यान से देखता है, तो वो नजर महंत की जो है हरिहर काका पे बनी रहेगी। तो इसलिए भाई और रिश्तेदार जो भी थे वो ये कहना चाहते थे कि तुम बस अपनी संपत्ति इनके नाम करो और मस्त रहो। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है, ऐसे उनके भाई उनको समझा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, हमेशा यही बात डिस्कशन होती रहती थी घर में, भाई हरिहर तुम अपना प्रॉपर्टी इनके नाम करो और फ्री रहो भैया, हमें माफ करो। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी, इतना ध्यान, स्वाभाविक सी आप भी समझते हैं कि इतना ध्यान हर की वक्त नहीं रखा जा सकता, लेकिन सामान्य तरह का ध्यान हमेशा रखा जा सकता है। और हरिहर काका जितने समझदार आज बने, अगर पहले ही उसी बिहेव से, उसी समझदारी से अगर उन्होंने सबको कंट्रोल करके रखा होता तो शायद ये स्थिति नहीं आने पाती। लेकिन कोई बात नहीं, हरिहर काका एक अब समझदार हो रहे हैं अनुभव के आधार पर, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, ऐसा हरिहर काका कह रहे हैं।
भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। अब भाई अपनी स्थिति, अपनी जो रियलिटी है ना, अब कब तक आखिर झूठ के भेष में रहेगा। अब वो अपनी रियलिटी में आने लगे। लेकिन काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे, मतलब वो जीवित जब तक रहेंगे तब तक वो अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने भी वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया। अब ये भाई भी उनके महंत की, उसी महंत की तरह से उनके साथ व्यवहार करने लगे। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे तुमको। ये भाई है। ये संवेदनहीनता कहां से आती है लोगों में। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपको, मैंने कल वो न्यूज सुनी, मुझे भी बहुत दुख हुआ, एक हथनी को मार दिया गया। ये संवेदनहीनता ये इंसानों में ही है, क्योंकि इंसानों से ही हम मानवता की अपेक्षा रखते हैं। हम समाज निर्माण कर रहे हैं, हम और आप। ये वीडियो, ये ऑडियो वीडियो कितने भी लोग देखें, एक देखे, 1 लाख देखे, 1000 देखे, 100 देखे या बिल्कुल ना देखे, लेकिन जो भी देखे ना, उसे प्लीज मेरा ये मैसेज है, अपने अंदर ह्यूमैनिटी का संचार अपने जनरेट पैदा करो, अपने अंदर संचार पैदा करो। किसका संचार? मानवता का, क्योंकि मानवता है तभी मानव है। आप अब तो इस घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि मतलब लोग कितने दिमागी तौर पर बीमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और ऐसी अनगिनत घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं रही हैं। यहां पे हरिहर काका के साथ देखिए भाई क्या कर रहे हैं, और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मारकर यहीं तुमको जमीन में दफना देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, क्योंकि हरिहर काका पहले बहुत थोड़े अज्ञानी से थे, उन्हें ऐसा लगता था क्या बोलूं। लेकिन अब हरिहर काका को कोई भय नहीं है। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने परिस्थितियां देख ली है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। वरण करने का मतलब मृत्यु को अपने साथ रखने, वरण का मतलब होता है वर करना, मतलब प्राप्त करना, वरण करने, सेलेक्ट करना, वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। अब ये रमेसर कौन है? रमेसर एक गांव का कैरेक्टर है, ठीक है। मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी पत्नी से उनके भाइयों ने सारी जमीन ले ली। आगे बढ़ेंगे वैसे इसके बारे में। और फिर उसके जो भाई हैं उनको खाना देना तक भी अखरने लगा। देखते हैं क्या लिखा है। रमेसर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसको खूब आदर सम्मान दिया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून का मतलब 2 वक्त का खाना देते हुए उन्हें अखरने लगा, खलने लगा, बुरा लगने लगा। आप समझ रहे हैं ना, हरिहर काका इतना समझदार हो गए थे। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं। सिहर जाते मतलब डर जाते हैं। एक होता सिहरना, रोंगटे खड़े हो जाना। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पकड़ते। हरिहर काका गुस्से में खड़े होकर, ये गुस्से है, ठीक है, मात्रा इधर हो गई है, गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। एक धूर माने तनिक भी, एक थोड़ा सा भी टुकड़ा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं है। आज उन्हें यह एहसास हो गया कि महंत, ठाकुरबाड़ी का महंत और मेरे भाइयों में कोई फर्क नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। अब ये भाई कहते हैं, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के।
हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। अब देखिए, इससे बेचारे हरिहर काका एक जमीन की वजह से कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। हर रात हर वक्त, पहले उन्हें खाना नहीं मिलता था, फिर अच्छे से मिलने लगा, फिर मेहनत ने किया, अब परेशान, और अब भाई। लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। प्रतिकार का मतलब बदले की भावना से उनको मारने भी लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, वृद्ध थे भाई। फलस्वरूप अंततः उन्होंने अपने रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया मतलब याद आया, समझ आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, जैसे लास्ट टाइम महंत क्या हुआ था, ठीक वैसे ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। टोला होता है छोटी बस्ती, मोहल्ला। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल ये खबर महंत तक भी पहुंच गई। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है। ये मतलब हरिहर काका के फैमिली पर्सन्स हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया तो हमारा निजी मामला है, तुमको क्या मतलब, दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने उस वक्त नहीं दिखाई थी, जब महंत जी ने ये सब कर्म किए। उन्होंने क्या किया, महंत जी ने वो पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस आई तुरंत। वह पुलिस की जीप के साथ आधमके तुरंत आ पहुंचे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो जाता है। जब पुलिस आ जाती है, पुलिस अगर किसी मामले में दखल दे देती है और अगर वह मामला इस प्रकार का वायलेंस वाला है, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वो फिर निजी मामला नहीं रह जाता। आप ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना, घर में कोई पुरुष स्त्री को मार रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है, वो कह रहा है मेरा ये निजी मामला है। अगर उसकी कंप्लेंट पुलिस को कर दी जाए और फिर पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस महिला की सुरक्षा करने की। ऐसी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो, उसकी सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और पुलिस की है। तो अगर आपको ऐसा कहीं समझ में आता है तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, अवेयर रहें, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही जागरूकता है। ये अटक लड़ाई लेना जैसा नहीं है। अगर कोई बच्चा या कोई स्त्री इस तरह से परेशान है तो प्लीज बी अवेयर। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, मतलब प्राप्त किया गया कि जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी में उनको मिले थे, उससे भी बुरी हालत में हरिहर काका बुरी स्थिति में मिले थे। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया, कि जबरन उनके कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए। अनेक शब्द है। कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए। उन्हें खूब मारा पीटा। उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, मतलब जो जितनी बदतमीजी उनके साथ की जा सकती थी सब हुई, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वे उन्हें जान से ही मार देते। ये देखिए, ये भाई है। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वे बहुत घबराए हुए थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे, भाग गए थे। जैसे महंत वगैरह भाग गए थे उस बार, इस बार भाई और भतीजे भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है, क्योंकि इसके बाद हरिहर काका ने घर छोड़ दिया। हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाई और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। मतलब ये जो पुलिस के जवान इनको मिले हैं, इसमें इनडायरेक्टली वे में महंत ने भी सपोर्ट किया और भाइयों ने भी एक सपोर्ट किया। सपोर्ट क्यों किया? महंत ये चाहता था कि भाई ये सुरक्षित रहे तो हम इनसे जमीन ले लेंगे, भाई इनको मारना पाए। भाई सपोर्ट कर रहे हैं महंत जमीन ना ले ले, या गांव का कोई और व्यक्ति उनसे बहला फुसला करके ना ले। इसलिए उन्होंने पुलिस पर अच्छा खासा एक वो बनाया, प्रेशर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो जिससे उनको 4 जवान उनको मिल गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत
अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, इसलिए भाइयों ने इतना प्रयास किया। और यही चिंता महंत जी की थी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे, इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, पर्दे में पीछे रहकर ही उनके भाई और महंत जी ने पैरवी लगाकर, पैरवी का मतलब जुगाड़ लगाकर, रिश्वत बधाई को जुगाड़ पहुंच लगाकर, पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। ये इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्ट वे में नहीं। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। आप समझते ही हैं, पुलिस मतलब एक व्यक्ति के लिए 4 जवान लगा रही है तो कितना एकदम सीरियस केस भी है और जान पहचान भी है। जहां पुलिस पैसे लेकर के आ रही थी, हमने पिछले लास्ट पार्ट में पढ़ाई था, ठीक है। यहाँ पे पुलिस के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं कि फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही उन्हें मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए, कि मतलब उनके साथ इस प्रकार की कोई भावना ना हो। मैंने इतना बता ही दिया आपको। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेना चाहते हैं। मतलब ये भाई भी ये काम कर रहे हैं और महंत भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छा भाव दिखा करके, अच्छा प्यार प्रेम दिखा करके दोनों ही दल, दोनों पार्टियां माने भाई लोग और महंत इत्यादि लोग भी एक ही हरिहर काका का फिर से वो दिल जीत लें। तो आप ये इस प्रकार से देख रहे हैं कि अब हरिहर काका के जो जीवन में जो परेशानी है वो बढ़ गई है, घट गई है। एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि बढ़ ही गई है। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने घर तो छोड़ दिया और अब वो इनडायरेक्टली वे में उनका दिल जीतना चाहते हैं। आगे पार्ट में देखते हैं। अब इसमें एक नया कैरेक्टर एंट्री लेने वाला है। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और जैसा भी है आप उस चीज को क्लियर करें। अगर कुछ भी आपसे लगता है कि इसमें कुछ और पूछने लायक है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।